नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। पुकराया हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 126 के पार, 180 से ज्यादा घायल। रेल मंत्री ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की संसद में सरकार को घेरने की तैयारी, रणनीति बनाने के लिए बैठक आज। कांग्रेस का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से रात भर भारी गोलीबारी, बीएसएफ का एक जवान शहीद, 3 घायल। भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए 43 भारतीय मछुआरे, समुद्री सीमा उल्लंघन का आरोप, अदालत में पेशी आज। और चाइना ओपन जीत, पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। विशाखापत्तनम टेस्ट में जीत के करीब भारत। खबरें विस्तार से। कानपुर के नजदीक बुखराया में रविवार को भीषण रेल हादसे में 126 लोगों की मौत हो गई है और 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने हादसे पर गहरा दुख जताया है। ये तस्वीरें हैं कानपुर के नजदीक हुए रेल हादसे की। रविवार तड़के कानपुर के नजदीक बुखराया में पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दर्दनाक हादसे में 126 लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। रेलवे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं और पीड़ितों के परिजनों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये 3:10 पर घटना अचानक हुई। हम लोग सोए थे और अचानक गाड़ी से पटरी से गाड़ी उतर गई। जितने लोग इंजर्ड थे उसमें लगभग 99% लोग तत्परता से हॉस्पिटल भेज दिए गए। कुछ कानपुर देहात में, ज्यादातर लोग कानपुर शहर में भेजे गए। हादसे की खबर मिलते ही रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बाद में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी घटना स्थल का मुआयना किया। रेल मंत्रालय ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 3.5 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान किया। उच्च स्तरीय जांच करने का निर्देश मैंने फौरन दे दिए हैं। वो जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता को हम जरूर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन इस जो घटना घटी, जिन जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन सब के प्रति मेरी संवेदना प्रकट करता हूं, मृतात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। हादसे के चलते कानपुर रेल रूट बुरी तरह बाधित हुआ। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदलने पड़े हैं। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कानपुर में हुआ भीषण रेल हादसा छोड़ गया अपने पीछे बर्बादी और तबाही की कई तस्वीरें। हादसे में 126 लोगों की दुनिया रातों रात उजड़ गई और छोड़ गई तबाही और गम की कभी न भूलने वाली दास्तान। खड़बड़ खड़बड़ करने लगा एकदम से, सर जो है मैं लड़ा लगा छत में। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी पलटे लगी, दरवाजा खोला जाए खुलबे न करे, बाहर निकल के आए कोई तरीके से। तो बहुत ज़्यादा सहम गए थे। हमने सोचा ये क्या हुआ, हमने पहली बार ऐसा हादसा देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा है। हम लोगों का 45 लोगों का ग्रुप था, उसमें से 5 लोग नहीं मिल रहे हैं। हम लोग कभी लाइफ में देखे नहीं थे और साक्षात ये घटना देख करके किंकरतब विमूढ़ हो गए। मेरे में तो दूसरा कोई उठाया, बोला उनके जेब में बज रहा था, इसलिए वो एक्सपायर कर गए।
और हमारे संवाददाता नव विक्रम सिंह कानपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे, ताज़ा अपडेट लेंगे। नव विक्रम, अगर हम बात करें इस वक्त तो वहाँ पे क्या हालात है, क्योंकि खबर ये भी है कि बहुत से लोग हैं जो अभी भी मिसिंग हैं और बहुत से लोग हैं जो अभी भी बोगियों के नीचे दबे हुए हैं। तो क्या रात भर जो सर्च ऑपरेशन या फिर राहत और बचाव का काम चला है और वो अभी भी जारी है? जी अमृता, वहाँ पर जो अभी लोग हैं, काफी लोग आ रहे हैं दूर दूर से। जो लोग पटना के थे, पटना और इंदौर से इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मृतकों की संख्या है वो इतनी ज्यादा है कि कानपुर देहात में जो कोल्ड स्टोरेज हैं, आसपास के जो कुछ कोल्ड स्टोरेज को प्रशासन को अपने हाथों में लेना पड़ा है। और इसके अलावा वहाँ स्थिति इस समय काफी हद तक लोग परेशान हैं। और हेलो जी बिल्कुल नव विक्रम आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो जैसा कि नव विक्रम बता रहे थे कि वहां के आसपास के जो कोल्ड स्टोरेज है उसे प्रशासन ने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि मृतकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनको फिलहाल उनके परिजनों तक सौंपने तक उन्हें सही जगह रखना ज़रूरी है। और अभी भी काफ़ी लोग जो हैं वो अपने परिजनों के इंतज़ार में इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि जिस तरह का वहाँ पे मंजर है, जाहिर तौर पर रात भर वहाँ पर राहत और बचाव का काम चला है, क्योंकि खबर है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो मिसिंग हैं, नहीं मिल रहे हैं, बोगियों के नीचे दबे हुए हैं। मलबा हटाने की लगातार कोशिशें जारी हैं, चूंकि डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे और इस वजह से गैस कटर से काट के कई डिब्बों को हटाया गया। लोगों को बचाने का काम वहाँ पर जारी है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुड़ा हुआ है। शुक्रिया नव विक्रम इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। रेल सुरक्षा के दावों और एहतियाती कदम उठाने के बावजूद देश में ट्रेन हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही। आइए एक नजर डालते हैं भारत में अब तक हुए सबसे बड़े रेल हादसों पर। इंदौर पटना रेल हादसा अब तक के सबसे भीषण रेल हादसों में से एक है। इससे पहले भी इस तरह के कई रेल हादसे हुए जिसमें दर्जनों लोगों ने जान गंवाई। पिछले साल 20 मार्च को देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 34 लोग मारे गए। इससे पहले 4 मई 2014 को हुए हादसे को लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं। दिवा सावंतवादी पैसेंजर ट्रेन के नागोठाने और रोहा स्टेशन के बीच पटरी से उतरने से 20 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। साल 2013 में भी कई छोटे और बड़े रेल हादसे हुए। इस साल 19 अगस्त को राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से बिहार के खगड़िया जिले में 28 लोगों की जान चली गई। करीब 4 महीने बाद यानी दिसंबर 2013 को बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारतीय रेलवे के इतिहास में साल 2012 हादसों के मामले में सबसे बुरे सालों में से एक रहा। इस साल लगभग 14 रेल हादसे हुए। 30 जुलाई 2012 को दिल्ली से चेन्नई जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के एक कोच में नेल्लोर के पास आग लग गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2010 में कई रेल हादसे हुए। 28 मई 2010 को पश्चिम बंगाल में संदिग्ध नक्सली हमले में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में 170 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा भी कई ऐसे रेल हादसे हुए जिसमें दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1981 में बिहार में हुआ रेल हादसा अब तक के सबसे बड़े रेल हादसों में शुमार किया जाता है, जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नव विक्रम सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, ताज़ा अपडेट लेंगे। नव विक्रम, जैसा कि आप बता रहे थे कि प्रशासन को अभी भी जूझना पड़ रहा है, लोग अपनों की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं। किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं वहाँ पे लोग? आपने लोगों से बात भी की होगी। जी अमृता, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि नोटबंदी को लेकर एक और परेशानी हुई है लोगों को, क्योंकि जो जैसे खबर मिली है वैसे दौड़ता हुआ आया है, लेकिन जो आसपास के इलाकों में उन्हें पुराने नोट चलाने में दिक्कत हुई है। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत व्यवस्था करनी होती है उसमें काफी दिक्कतें हुई हैं। कानपुर आने के बाद हालांकि बेहतर व्यवस्था की गई है अस्पताल में, लेकिन अस्पताल स्टेशन से काफी दूरी पर है। जो लाला लाजपत राय अस्पताल स्टेशन से काफी दूरी पर है। और कानपुर देहात का जो इलाका है वो एक पिछड़ा इलाका, क्योंकि बुंदेलखंड से लगा हुआ इलाका है, तो पिछड़ा इलाका माना जाता है। इस वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। और यहाँ
जो घायल हैं वो केवल कानपुर में ही नहीं है, कानपुर के कानपुर में जो अस्पताल हैं, बाकी अस्पताल हैं उनमें भी हैं, इसके अलावा उरई में है और जो जालौन में आता है, कानपुर देहात के छोटे अस्पतालों में है। तो कुल मिलाकर सरकार ने व्यवस्था तो की है, लेकिन क्योंकि वो पिछड़ा इलाका है और वहां तक पहुंचने के साधन उस तरीके से नहीं बेहतर हैं कि लोग आसानी से वहां पहुंच सकें। जी, लोगों को अभी भी जूझना पड़ रहा है इलाज के लिए भी और अपनों की तलाश के लिए भी। बहुत शुक्रिया नवविक्रम इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। आगरा में परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए ममता बनर्जी और मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से वही लोग परेशान हैं जिनको नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के आगरा में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। उन्होंने नोटबंदी के चलते लोगों को हो रही परेशानी के बावजूद सरकार का सहयोग करने के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त कराने के लिए काम कर रहे हैं। ये 500 और 1000 की नोटों बंद करने के कारण आपको तो असुविधा हुई है, इसका मैंने पहले दिन भी इनकार नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों की तो सारी जिंदगी तबाह हो जाए ऐसा उन लोगों को दंड दिया है मैंने। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर बिना नाम लिए पलटवार किया। आपको एमएलए बनना है, इतनी नोटें लाओ, इतनी नोटें लाओ तब एमएलए बनोगे। गरीबों ने चिट फंड में पैसा जमा कराया और राजनेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों करोड़ों रुपयों के चिट फंड के पैसे गायब हो गए। प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह किया कि वो दूसरों का पैसा अपने बैंक खातों में जमा ना कराएं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आगरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक सबको आवास देने के लक्ष्य के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मथुरा पलवल चौथी लाइन और फ्लाईओवर निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्षी दलों का कहना है कि दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाने की जगह प्रधानमंत्री को संसद में आकर बहस में हिस्सा लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के व श्री नरेंद्र मोदी के भी अच्छे दिन नहीं बल्कि काफी बुरे दिन ही आने शुरू हो जाएंगे। Totally unbecoming of a prime minister to blame an elected chief minister, kind of insinuation, may not be a direct attack, insinuation. And every issue can be discussed, debated, and we will come to some decisions how to tackle such things happening in our country. बड़ा अजीब शैली इनकी चली है। सारा देश बेईमान है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे नेता बेईमान हैं, ये अकेले ईमानदार हैं। They have organized their funds, they have enough strength, they have enough agents, they have enough employees, they have all done everything on 8th night itself. Those who are suffering are honest people, hard-working people. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। गीत संगीत को समर्पित 2 युवा कलाकार। दो जिस्म एक रूप। मैंने जब इसका रिकॉर्डिंग उस दिन सुना था पहले दिन, तो इसका गाना इसके लिए काफी पहचान था मेरी। दिल को छू गया। जी दिल को छू गया कि उसी दिन हम तय किए कि दोस्ती तो इससे करना ही है। जिन्हें आशीर्वाद मिला गिरिजा देवी जी का। मिली शख्सियत में
देवप्रिय और समन्वय से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नोटबंदी मुद्दे पर संसद में सरकार और विपक्ष के बीच तकरार जारी है। कांग्रेस ने दोनों सदनों में अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया है। वहीं बीजेपी ने भी पार्टी के राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया है। इस बीच साझा रणनीति के लिए विपक्षी दल बैठक करने वाले हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर समूचा विपक्ष आज संसद में सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को व्हिप जारी किया है और विपक्षी दल साझा रणनीति बनाने के लिए बैठक करने वाले हैं। विपक्षी दल के नेता नोटबंदी के बारे में सत्तारूढ़ बीजेपी को कथित तौर पर सूचना लीक करने के मामले की जेपीसी जांच की मांग भी उठा सकते हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद दूसरे विपक्षी दलों के साथ तालमेल बिठाने का काम कर रहे हैं। इसमें समूचा विपक्ष एक साथ है और अब एनडीए के घटक दल भी टूट टूट के साथ आने लगे हैं, उस मामले पर सरकार का विरोध करने लगे हैं। विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्टी की बैठक होगी। इसमें संसद के भीतर पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी पहले ही अपने राज्यसभा सदस्यों को आज से 3 दिन तक सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर चुकी है। पिछले हफ्ते राज्यसभा में नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। पहले दिन चर्चा भी हुई, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को विपक्ष ने सदन में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग की, जिसके बाद गतिरोध की वजह से चर्चा नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। वहीं लोकसभा में एकजुट विपक्ष ने इस मुद्दे पर वोटिंग के नियम के तहत चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने इससे इनकार कर दिया। सरकार नियम 193 के तहत चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष इस पर गंभीर बहस चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सुबह नोटबंदी की समस्या से घिरे लोगों से मुलाकात करने जहांगीर इलाके पहुंचे। यहां पे उन्होंने एटीएम के बाहर कतार में खड़े लोगों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। इस दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी को अपनी परेशानियां भी सुनाई। इससे पहले भी कांग्रेस उपाध्यक्ष संसद मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पहुंचे थे। यहां पर राहुल गांधी ने आम लोगों की तरह कतार में लगकर 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाए थे। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी के तहत प्रशासनिक नियंत्रण की साझेदारी पर सहमति बनाने के लिए बुलाई गई बैठक बेनतीजा रही। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक पर कोई सहमति नहीं बनी। इस बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस पर अब 25 नवंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में विचार किया जाएगा। केंद्र सरकार हर हाल में 1 अप्रैल 2017 से देश भर में जीएसटी लागू करना चाहती है और इससे जुड़ा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश करने की तैयारी में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक मामले की समीक्षा के लिए महिला इकाई के गठन का फैसला किया है। इसके साथ ही बोर्ड ने ट्रिपल तलाक के पक्ष में प्रस्ताव भी पारित किया है। रविवार को संपन्न हुए 3 दिवसीय सम्मेलन में बोर्ड ने ये फैसले लिए। महिला इकाई पारिवारिक विवाद और शिक्षा जैसे मुद्दों से भी निपटेगी। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला हेल्पलाइन भी शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए टोल फ्री कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी और 8 क्षेत्रीय भाषाओं में पारिवारिक विवादों में मुस्लिम महिलाओं को परामर्श दिया जाएगा। बोर्ड का मानना है कि केंद्र सरकार मुस्लिम समुदाय के निजी मामलों में दखल दे रही है। बोर्ड की तरफ से इसका हर स्तर पर विरोध किए जाने की बात कही गई है। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ उतारने का फैसला किया है। जलालाबाद रैली में पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। वहीं अकाली दल ने अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो खुद मैदान में उतरें। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गई हैं। रविवार को जलालाबाद में आम आदमी पार्टी के निशाने पर पंजाब की सत्तारूढ़ पार्टी अकाली दल रही। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य की बदहाली के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया। जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ भगवंत मान को लड़ना चाहिए, लेकिन अगर सुखबीर बादल डर
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने पंजाब को नशा मुक्त करने और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। केजरीवाल के आरोपों पर जल्द ही अकाली दल की तरफ से भी जवाब आ गया। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पंजाब की जनता केजरीवाल की कथनी और करनी को अच्छी तरह समझ चुकी है। आम आदमी पार्टी दी 117 भी नहीं होनिया, क्योंकि पंजाब के लोगों ने पछाण लिया, पंजाब के लोगों ने पछाण लिया कि असली केजरीवाल की है। असली केजरीवाल एक ढोंगी है, एक एडा वड्डा झूठा, कहता कुछ करता कुछ। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है। 69 उम्मीदवारों की सूची में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का नाम शामिल नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी पहले ही पंजाब चुनाव के लिए 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने अब तक कोई सूची नहीं जारी की है। राज्य में 117 विधानसभा सीटें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन जारी है। बीती रात भी पाकिस्तान की ओर से रजौरी सेक्टर में भारी गोलीबारी की गई। इस गोलीबारी में एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान जख्मी हैं। भारत की तरफ से इसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने नौशेरा और सुंदरबन में सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर भारी गोलीबारी की। पाकिस्तान ने अरब सागर की अपनी सीमा में प्रवेश करने के आरोप में 43 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने मछुआरों को सिंध तट के निकट पकड़ा, जिन्हें बाद में कराची ले आया गया। पाकिस्तान के एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक मछुआरों के खिलाफ संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया है। मछुआरों को आज अदालत में पेश किया जाएगा। असम के तिनसुकिया में सेना के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन उल्फा ने ली है। शनिवार को हुए इस हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई थी। उग्रवादियों ने तिनसुकिया के पुरही डाइहिंग में 15 कुमायूं रेजिमेंट को निशाना बनाकर हमला किया था। तिनसुकिया जिले के पुलिस अधीक्षक मुग्धा ज्योति देव महंत ने कहा है कि इस हमले को उल्फा और NSCN खपलांग ने मिलकर अंजाम दिया। आतंकियों ने हमले के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें AK-47 राइफल्स और RPG शामिल हैं। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक महान राजनेता के साथ आधुनिक ओडिशा के भी निर्माता थे। बीजू पटनायक की जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीजू पटनायक की जयंती के 100 साल पूरे होने के मौके पर बीजू जनता दल की ओर से जन्म शताब्दी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दिल्ली के जवाहरलाल इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बीजू पटनायक को लोकप्रिय राजनेता बताया। Biju Babu was not just a political leader. He was also a man of unimpeachable integrity and a freedom fighter. He was a true nationalist, and still the interests of his beloved Odisha always were close to his heart. ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू पटनायक के बेटे नवीन पटनायक ने अपने पिता को आधुनिक ओडिशा की नींव रखने वाला नेता करार दिया। The early wave of industrialization in Odisha was his contribution. World-class institutes of science and technology were set up during his time. He believed in modern education and prosperous agriculture to bring about equitable growth and prosperity. इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AK पटनायक के अलावा बीजू जनता दल के कई सांसद मौजूद थे। 5 मार्च 1916 को जन्मे बीजू पटनायक 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे थे और उन्हें शेरे उत्कल के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। बीजू पटनायक का 1997 को निधन हो गया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और गोवा में कल 47वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हो गया। इस साल ये महोत्सव भारतीय सिनेमा में महिलाओं के योगदान को समर्पित है। फिल्म महोत्सव में सिने प्रेमियों को दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों की झलक देखने को मिलेगी। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने रविवार को कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
नायडू के अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, वरिष्ठ निर्देशक रमेश सिप्पी समेत कई हस्तियों ने शिरकत की। और अब कुछ खेल की खबरें। पीवी सिंधु ने चाइना ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने चीन की सुन यू को हराया। पीवी सिंधु ने यह पहला सेट 21-11 से जीता, लेकिन दूसरे सेट में चीनी खिलाड़ी ने वापसी करते हुए मुकाबला 21-17 से अपने नाम कर लिया। आखिरी सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आखिरी सेट में जबरदस्त वापसी करते हुए सिंधु ने 21-11 से मुकाबला जीत लिया। सिंधु की जीत के बाद बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण समेत कई लोगों ने सिंधु को जीत की बधाई दी है। और भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया जीत से सिर्फ 8 विकेट दूर है। भारतीय खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के आगे 405 रन का विशाल लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में मेहमान टीम ने चौथे दिन का खेल पूरा होने तक 59.2 ओवर में 87 रन बना लिए। इंग्लैंड के 2 विकेट भी गिर चुके हैं। टीम इंडिया की ओर से आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने एक-एक विकेट लिया। जीत के लिए अभी इंग्लैंड को 318 रन और बनाने हैं। इससे पहले भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में 204 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें विराट कोहली ने 81 रन बनाए। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुखराया हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 126 के पार, 180 से ज्यादा घायल। रेल मंत्री ने कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। नोटबंदी के खिलाफ एकजुट विपक्ष की संसद में सरकार को घेरने की तैयारी। रणनीति बनाने के लिए बैठक आज। कांग्रेस का लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार से रात भर भारी गोलीबारी। बीएसएफ का एक जवान शहीद, 3 घायल। भारतीय सेना का मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए 43 भारतीय मछुआरे। समुद्री सीमा उल्लंघन का आरोप। अदालत में पेशी आज। और चाइना ओपन जीत, पीवी सिंधु ने रचा इतिहास। प्रधानमंत्री ने दी बधाई। विशाखापट्टनम टेस्ट में जीत के करीब भारत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मीडिया मंथन।